student, it is video number 7 of chapter light reflection and refraction class 10th, and today we discuss mirror terminology. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मिरर टर्मिनोलॉजी, जो हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए स्टडी करना है। अब आपको समझ में आएगा कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों मिरर जो हैं ये किस टाइप के मिरर हैं? स्फेरिकल मिरर है। क्यों इनको स्फेरिकल बोला जाता है? क्योंकि जिस पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन ये करते हैं वो पार्ट इनका मुड़ा हुआ होता है, स्फेरिकल होता है, पैराबोलिक होता है, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। ये बना कैसे होगा? देखो ये ऐसे बना होगा, ग्लास का एक ऐसे होलोस्फीयर होगा, ग्लास का एक ऐसे कंप्लीट होलोस्फीयर होगा, उसमें से जब इतना पार्ट कट कर दिया और अगर उसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। सिमिलरली ये भी कैसे बना होगा? ये भी ऐसे ही बना होगा, एक होलोस्फीयर होगा ग्लास का और उसको हमने कट करके जब इतना पार्ट निकाल दिया तो वो क्या बन गया? हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ गई? देखो मैंने ये सर्कल कंप्लीट किया है, आप भी करोगे, लेकिन ध्यान रखना एक तो ये डॉटेड होगा, नंबर 2 ये बहुत लाइट करना है, आपको डार्क नहीं करना है, क्योंकि सब काम करने के बाद आपको इसको रिमूव करना होता है एग्जाम में, टेस्ट में या कॉपी में। समझने बात? आप बना सकते हो डॉटेड, इसको डार्क पेन के साथ रखना है, इसके पेंसिल के साथ आप बना सकते हो। देखो ये यहां से लेके ये ब्लैक जहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है कॉनकेव मिरर। इसमें भी यहां ब्लैक से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कैसे बना? ये पूरा एक होलो ग्लास था, होलोस्फीयर था, उसका इतना पार्ट कट हो गया तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम कुछ नेमिंग देना स्टार्ट करते हैं। लाइक जैसे मेरे पास ये पॉइंट हो गया, यहां इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने M और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने M डैश, M to M डैश। तो M से लेके M डैश तक की एक डिस्टेंस है ना, ध्यान से देखो, डिस्टेंस है ना, एक लेंथ है ना। इस M से लेके M डैश की जो ये लेंथ है इसको हम बोलते हैं एपरेचर। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, M डैश को क्या बोलते हैं? एपरेचर। इसकी डेफिनेशन भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूं अपर्चर क्या है। अपर्चर किसी मिरर का वो पार्ट होता है जितने पार्ट से वो लाइट का रिफ्लेक्शन कर सकता है। अब लाइट आकर यहां से लेके यहां के बीच में कहीं भी फॉल करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर यहां फॉल करेगी तो यहां तो है ही नहीं। अब ये जो डॉटेड बना है ना, ये है नहीं है, आप कभी इसको मान लो, ये तो सिर्फ मैंने सर्कल पूरा किया है ताकि मैं टर्मिनल अपने सही कर सकूंगा, अपने पॉइंट को सही कर सकूंगा। समझे? मैंने बताया पहले ये रिमूव करना है। तो मिरर तो सिर्फ इतना है, इतने पार्ट में कहीं लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, यहां लाइट पड़ी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो ऐसे निकल जाएगी। बात समझ गई? तो जिस पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिस पार्ट से मिरर के लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको हम एपरेचर बोलते हैं। एक्चुअली में एपरेचर जो है वो साइज डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? साइज। बात समझ गई? अब देखो इस मिरर का एपरेचर इतना है, यहां से लेके ये सीधी लेंथ, ठीक है, और एक मैं लेंस और बना दूं, मान लो ये बना दिया, तो देखो इसका एपरेचर छोटा हो जाएगा। एपरेचर छोटा होगा तो मिरर भी छोटा होगा, एपरेचर लार्ज होगा तो मिरर भी लार्ज होगा। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। सिमिलरली वहां पर भी होगा, ये पॉइंट हो गया M, ये पॉइंट हो गया M डैश, और M से लेके M डैश को हम क्या कहेंगे? एपरेचर। नेक्स्ट आते हैं हम पोल पर। ये जो मिरर है, ये जो स्फेरिकल मिरर मैंने बोला है, इसका सेंटर होगा यहां कहीं। ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे P फॉर पोल, P फॉर पोल। क्या बोलेंगे? पोल। तो पोल क्या हुआ? पोल हुआ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब आते हैं
ये एक सर्कल है, इसका भी अपना एक सेंटर होगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो यहां पर होगा, मान लो इसके सामने यहां सेंटर होगा सी। इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी को मैं लिख देता हूं, क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ होलोस्फीयर, ठीक है, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। समझ में बात? ये P जो है ये भी सेंटर है, ये जो C है ये भी सेंटर है। ये P तो सेंटर है इस स्फेरिकल मिरर का, और ये जो C सेंटर है ये सेंटर है इस होलोस्फीयर का। बात समझ में आ रही? यही सारी चीजें वहां पर भी होंगी। तो ये रहा हमारा इसका सेंटर पोल, और यहां से किसका सेंटर होगा? C। बात समझ में आ गई आपको? देखो दोनों सेंटर हैं, P भी एक सेंटर है, C भी एक सेंटर है, बट P सेंटर है इस स्फेरिकल मिरर का और C सेंटर है इस होलोस्फीयर का। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आते हैं हम, P से C के बीच की एक डिस्टेंस होगी, P से C के बीच की एक डिस्टेंस होगी ना, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं R। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? R। तो मैं यहां लिख रहा हूं, या मैं यहां मेंशन कर देता हूं, PC इज इक्वल टू R। R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, simple definition, the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature of mirror। याद करो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? इन्फिनिटी, है ना। देखो अब ये तो स्फेरिकल मिरर है, तो ये तो सर्कल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा चाहे कितना छोटा, तो सेंटर भी निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा तो पीसी की डिस्टेंस निकल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग जाएगा। बट प्लेन मिरर, ध्यान से देखो, प्लेन मिरर तो ऐसे सीधा होता है ना। अब अगर ये सीधा है तो आप कंप्लीट कर सकते हो इसका सर्कल, इसका सर्कल आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, ये आगे तक चली जाएगी इंफिनिटी तक, ये भी आगे तक चली जाएगी इंफिनिटी तक, है ना। देखो इसको बढ़ा लेता हूं मैं, ब्लैक बोर्ड पर भी अगर मैं बढ़ाऊं इसको, यहां तक लेके चला जाऊंगा सीधी लाइन, यहां नीचे तक लेके चला जाऊंगा सीधी लाइन, तो सेंटर तो मिलेगा नहीं ना। सेंटर नहीं मिलेगा तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता चलेगा। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था प्लेन मिरर का? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब आपको शायद रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा होगा क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस P और C से जो लाइन निकलती है उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उस लाइन को हम? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब मेन एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब मेन एक्सिस, जो यहां पर भी होगा, ये ऐसे। बात समझ में आ रही? ये क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए, बात समझ में आई इतनी आपको? जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने एक ये लाइन खींच दी, इस पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो इस पे नॉर्मल आ गया। ये एक लाइन है, मैंने कहा इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे 90 डिग्री पे, क्या बन गया? नॉर्मल। समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल। जो 90 डिग्री पे लाइन है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब अगर आपने पढ़ा हो, हमारे पास जब कोई सर्कल होता है, ये सर्कल है मान लो, और मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसको इसके सेंटर से मिला दूंगा। जो लाइन सर्कल में सेंटर से पास होती है वो नॉर्मल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये ऐसे मिला दो, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये सब क्या है? नॉर्मल। तो अब मुझे इस ये पार्ट है ना स्फेरिकल मिरर, मान लो मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर। अरे बस समझे? तो इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूंगा? तो इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, जैसे मैं इसको ये ऐसे मिला दूं। मान लो ये कोई भी एक पॉइंट था, मान लेते हैं ये पॉइंट था A। बात समझ आ रही है? ये कोई पॉइंट था A, तो जो AC है वो क्या बन गया? AC बन गया नॉर्मल। बात समझ में आई ना? ये आपके मैथ के टीचर ने भी आपको बताया होगा, सर्कल में नॉर्मल क्या होता है? सर्कल के ऊपर, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। सिमिलरली हम यहाँ पर भी वो मेंशन कर सकते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, लाइक यहाँ पर A, और अगर मैं इस A को C से मिला दूं, तो जो AC बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। बोलिए, इतना समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं हम।
फोकस की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फोकस या फोकल पॉइंट। तो जो फोकस होता है वो इस P और C के बिल्कुल बीच में होता है, याद रखना बिल्कुल बीच में, और इसका सिंबल होता है कैपिटल F। क्या होता है? कैपिटल F। तो ये जो कैपिटल F है ये क्या है, यहां पर मैं मेंशन करता हूं, ये जो कैपिटल F है इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, या कभी कभी इसको हम बोल सकते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट भी बोला जा सकता है, मेनली हम इसको फोकस बोलते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको फोकल पॉइंट बोल सकते हैं। नाम भी क्लियर होगा, फोकस, जहां पर लाइट आकर फोकस होती है, मिलती हैं, मीट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। तो लाइट की रेज आएंगी, देखो मैं रेड कलर से लाइट रेज बना रहा हूं, यहां से कोई सोर्स से एक लाइट रे चल के आई, और ये लाइट रे कैसे चल के आ रही है? पैरेलल, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो स्ट्राइक होने के बाद, ये ऐसे स्ट्राइक होने के बाद वो कहां से निकलेगी? फोकस से। समझ में आएगा? यहां से एक लाइन जाएगी। अब आप एक बात ऑब्जर्व कर लेना, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने कहीं एरो नहीं बनाया, इसका मतलब वो एक लाइन है। एसी पर देख लो कहीं एरो नहीं है, वो एक लाइन है, लेकिन इस पर देखो ध्यान से एरो है, तो वो रे है। तो ये जब आई ऐसे रे, तो ये कहां जाएगी? ऐसे, फोकस से। समझ में? तो फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से मिलती हैं। मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर लाइट रेज आकर मिलती हैं वो क्या होता है? फोकस। ठीक है, तो यहां तो एक्चुअली में सच में मिल गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने आप से नहीं मिलाना पड़ा। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर यहां से जो लाइट रे आएगी चलकर ऐसे, अब इसका भी फोकस यहां कहीं होगा बीच में, तो वो लाइट रे कहां चली जाएगी? वो लाइट रे ऐसे चली जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? डाइवर्ज करता है ना ये रेज को, क्या करता है? डाइवर्ज। अब दूसरी कोई रे आएगी, वो यहां से आई, स्ट्राइक हुई, और कहां निकल जाएगी? ऐसे। तो ये दोनों लाइट तो देखो फैल गई ना, और मैंने बताया था इमेज कब बनती है? जब दो रेज आपस में मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि ये रेज कहीं पीछे से आई है, ऐसे यहां से आई है। समझ में बात? यहां ऐसे इस पॉइंट से आई है। ठीक है, तो देखो इसमें हम बोलेंगे फोकस या फोकल पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ concave mirror at which light rays meet after reflection from the mirror। और यहां पे क्या करेंगे? यहां बोलेंगे फोकस या फोकल पॉइंट इज दैट point on the principal axis of convex mirror where light rays appear to meet after reflection from the mirror। हमें मिलती हुई महसूस होंगी, नजर आएंगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ जबरदस्ती मिलाई गई है पीछे की तरफ बैकवर्ड लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ सच में मिल रही है ना? तो ये क्या बना रहा है? रियल इमेज, यानी ये हम कह सकते हैं इसका रियल फोकस, ये हम इसका कह सकते हैं वर्चुअल फोकस। ठीक है, तो फोकस या फोकल पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। अब देखो P और F के बीच का भी एक डिस्टेंस है ना? तो इस PF को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। P से लेके F के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इसका सिंबल रहेगा स्मॉल f। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें स्मॉल f में और कैपिटल F में। कैपिटल F फोकस है और वो एक पॉइंट है, और जो स्मॉल f है वो एक लेंथ है, डिस्टेंस है, और जो P और F के बीच में है। तो फोकस का सिंबल होगा कैपिटल F, फोकल लेंथ का सिंबल होगा स्मॉल f। कैपिटल F एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, और स्मॉल f एक फोकल लेंथ है, डिस्टेंस है P और F के बीच में। समझ में बात? आई थिंक आपको ये सब टर्मिनोलॉजी इतनी समझ में आई होगी। एक और बचता है, उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देता हूं। प्लेन का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया है। प्लेन होता है जिसके पास दो डायमेंशन हो। जैसे मैं कहूं ये ब्लैक बोर्ड प्लेन है, क्योंकि इसके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, बट इसके पास विड्थ नहीं है। समझ में बात? दो डायमेंशन जिसके पास होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। तो प्लेन वो प्लेन होता है जो फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस पर राइट एंगल बनाता है। तो कहीं पर भी हम बना देंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि मैं ये ऐसे बना दूं, यहां पर ये हो गया, देखो ऐसे, ये एक फोकल प्लेन हो गया ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोकल प्लेन। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फोकल प्लेन को आप अपने दिमाग से अभी स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इतना कोई बड़ा इश्यू हमारे पास है नहीं है। ठीक है, तो मैं वैसे बना के दिखा रहा हूं। देखो ये जब ऐसे चलेगा तो फोकस से तो निकलेगा, इधर से चलेगा। ठीक है, मैंने उधर बनाया क्योंकि यहाँ स्पेस लिखा।
तो ये फोकस से तो निकलेगा और प्रिंसिपल एक्सिस पर राइट एंगल है। बात समझ में? तो फोकल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन होता है जो फोकस से पास होता है और जो राइट एंगल्स पर होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। बात समझ में? तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया जिसमें से आप फोकल प्लेन को स्किप करना मत, याद करना, बाकी सब पॉइंट कंपलसरी हैं। अगर आपने ये नहीं याद किए तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको ये डॉटेड लाइन जानबूझकर सर्कल पहले क्यों पूरा करना जरूरी है? क्योंकि इससे हमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट सेंटर पता चल जाएगा। सेंटर पता चलेगा तो हमें पता होगा पी और सी के बिल्कुल बीच में होता है फोकस। ये लाइन याद रखना, फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है ना? तो ये काम वाली चीज है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था? प्लेन मिरर का इंफिनिटी, ठीक है। और फोकल लेंथ भी क्या होगी? इंफिनिटी, क्योंकि जब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही इंफिनिटी है जो हमें पता ही नहीं है कितना होगा, तो फोकल लेंथ का भी तो यही होगा। फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होगा, वो भी हमें पता नहीं होगा, हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। सीधी लाइन होती है ना प्लेन मिरर। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये एक मिरर बना दूं तो बताना जरा ये मिरर कौन सा है? यस, ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। क्या मिरर है? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि देखो इसका इनर सरफेस पॉलिश है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ये भी तो वही है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। और जब आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो वो कॉनकेव होता है। बात समझ आई आपको? अब आप कहोगे, आपने ये क्वेश्चन शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सर ने क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया? हालांकि दोनों कॉन्वेक्स मिरर है। आप दोनों को ध्यान से देख लो, अंदर के सरफेस पे पॉलिशिंग है, पेंट है, और बाहर का सरफेस, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो दोनों कॉन्वेक्स मिरर है, यही क्यों लिया, यही क्यों नहीं लिया? क्या इससे काम नहीं होने वाला? यस, इससे पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है, हम बना सकते हैं, सब कुछ सेम आंसर आएंगे, लेकिन हम चीजें आसान करते हैं, मुश्किल नहीं बनाते हैं। समझो कैसे। अब देखो, मुझे इस मिरर में से अपनी इमेज देखनी है, तो मुझे इस मिरर के इस साइड खड़े होना पड़ेगा या इस साइड? इस साइड, क्योंकि इस साइड तो पॉलिश है। इस साइड से तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, इस साइड से नजर आएगा। यानी कि अगर मैं ये मिरर बनाता हूं कॉनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर एक पर्सन अपनी इमेज देखना चाहता है तो उसको कहां खड़ा होना पड़ेगा? इस मिरर के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से रिफ्लेक्टिंग है और राइट हैंड साइड से ओपेक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट कहां होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं ये यूज कर लेता और पर्सन इसमें से इमेज देखना चाहता ऑब्जेक्ट, तो वो कहां होता? इस साइड या इस साइड? इस साइड, क्योंकि इस साइड रिफ्लेक्टिंग है, इस साइड ओपेक है। तो क्या हो जाता? प्रॉब्लम हो जाती। एक मिरर में तो ऑब्जेक्ट को खड़े होना का लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे में खड़ा होना पड़ेगा राइट हैंड साइड। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना हमारे लिए, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये तो एक बात हम सीख लेते हैं इस चैप्टर में कि हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर हो चाहे लेंस हो, जो मर्जी हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। तो हम कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है, कॉनकेव लेंस को, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को, कॉनकेव मिरर को इस हिसाब से बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहां हो? लेफ्ट हैंड साइड में हो, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आंख मिच कर एक बात याद रख लो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट तो हमें कहां रखना है? लेफ्ट हैंड साइड में। इससे भी कर सकते हैं आप, राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रख के कर सकते हो, बट आप याद नहीं कर पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, और हमें टॉपिक्स को इजी करना होता है। तो बात समझ आई? तो मैंने ये क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया? ताकि रीजन कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहे और हमारा काम आसान हो जाए। सो आई होप आपको क्लियर होगा ये। आगे भी मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। थैंक यू।